हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम इंग्लिश पेडागोजी सीटेट के लिए अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा आज का जो ये वीडियो है, ये वीडियो नंबर 5 है। प्रैक्टिस सेट 5 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एज यू ऑल नो, जितने भी लोग रेगुलरली वीडियोस को देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमने इंग्लिश पेडागोजी की कंप्लीट सीरीज को शुरू किया है, जिसके अंदर आपका अपकमिंग जो भी सीटेट रहने वाला है उसमें ये सीरीज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और यहाँ पर हम हर प्रश्न के साथ बहुत ही डिटेल तरीके से एक एक ऑप्शन को यहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं। सो इट विल मेक योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर। और अगर आपका बेसिक क्लियर अभी तक पेडागोजी पोर्शन में नहीं हुआ है भाषा में, तो ये सीरीज आपको हेल्प करेगी। बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज यू विल बी एबल टू आंसर क्वेश्चंस वेरी इजीली। इस बात की गारंटी मैं आप लोगों को देती हूँ। एंड यहाँ पर आज हम लोग वीडियो नंबर 5 में प्रैक्टिस सेट 5 है, जिसमें 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। हर सेट में हम 30-30 क्वेश्चन कर रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन का सीरीज है, जो क्रम है, ये रिसेंट जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन आए, जो भी फरवरी वाला एग्जाम हुआ था, यहाँ से लेके हम धीरे धीरे जो है 2026, फिर उसके बाद 24, फिर इस तरीके से हम अपकमिंग जो जितने भी आपके सीटेट के अभी तक एग्जाम रहे हैं, हम सारे PYQs यहाँ पे इस सीरीज में करने वाले हैं। ठीक है, तो स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से। दोज हु आर वाचिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सो यू कैन ज्वाइन दिस चैनल। अपकमिंग सीटेट की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल पे आपको वीडियोस रेगुलरली देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास के, स्टार्ट करते हैं क्लास को। और आज जो है मैं ज़्यादातर लिख करके यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये वाला मुझे जो प्रैक्टिस सेट है, ये 2026 का जो आपका लास्ट हुआ था पेपर, तो ये उसके क्वेश्चन है। ये थोड़े से मुझे आसान लगे हैं। आई होप कि आप लोगों को भी ये ईजी लगेंगे, और इसीलिए मैंने ज़्यादा कुछ यहाँ ऐड नहीं किया है। मैं केवल लिख लिख के बता दूंगी। और वट एवर आई एम राइटिंग हेयर, तो मेक श्योर टू राइट योर ओन नोट्स। अपने खुद के नोट ज़रूर बनाना। अगर आप शुरू कर रहे हैं यहाँ पे, आप बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो कितना भी आपको PDF मिल जाए, जब तक आप खुद नहीं लिखोगे ना, जब तक आप ऑप्शंस को जो भी हम एनालिसिस करते हैं, जब तक आप अपने खुद के नोट्स नहीं लिखोगे कहीं भी, तो आपको ना चीज़ें याद नहीं होंगी, आप जल्दी भूल जाओगे। ठीक है, तो इट्स आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू राइट योर ओन नोट्स। वट एवर आई एम राइटिंग हेयर, यू मेक श्योर टू राइट योर ओन नोट्स एंड उसको रिवाइज अप करते रहिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म। एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है ये, कि मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है। लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, अगर पुरानी वीडियो देखी हो तो वहां मैं बता चुकी हूँ। तो बताइए क्या होना चाहिए। पहला है, ऑल चिल्ड्रन बिगिन देयर स्कूलिंग इन इंग्लिश। क्या सभी बच्चे इंग्लिश में शुरू करते हैं? तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। मदर टंग का मतलब है जहाँ पे मदर टंग से शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो हिंदी से शुरू करेंगे? नहीं, हिंदी ऐसा नहीं है कि केवल हिंदी ही मदर टंग होगी बच्चों की और पहली भाषा को हम हिंदी में शुरू करेंगे। आंसर यहाँ क्या बना कि एवरी चाइल्ड बिगिन्स देयर स्कूलिंग। जो भी उनका स्कूलिंग है वो उनके मदर टंग में शुरू होगा। एंड देन वी मूव ऑन टू ऐड मोर लैंग्वेजेस। यहाँ पे अगर पूरी डेफिनेशन में यहाँ पे बताऊं तो याद रखना कि हर बच्चा अपनी जो एजुकेशन है, जो प्राइमरी स्कूल है, वो मदर टंग में शुरू करेगा। एंड देन हम क्या करते हैं, वी मूव ऑन टू ऐड 2 और मोर लैंग्वेजेस, राइट। 2 और मोर लैंग्वेजेस हम मदर टंग से शुरू करते हैं, और 2 या 2 से ज़्यादा भाषाओं को आगे चल के हम सिखाते हैं। यानी आपने मदर टंग में बच्चों की एजुकेशन को शुरू किया, यू आर फोकसिंग ऑन देयर मदर टंग, एंड देन आगे धीरे धीरे करके हम क्या करेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा भाषाओं को सिखाने पे फोकस करेंगे। इसी को कहा जाता है मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है जो बताऊंगी। अगर आपको पूछा जाए कि मदर टंग एज अ रिसोर्स का मतलब क्या होता है, या फिर अगर आपका क्वेश्चन आएगा कि मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स अगर पूछा जाए, तो याद रखना मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स का मतलब होता है यूजिंग चाइल्ड्स लैंग्वेज, यूजिंग स्टूडेंट्स लैंग्वेज। अगर आप बच्चों की भाषा को, स्टूडेंट्स की लैंग्वेज को अगर आप यूज कर रहे हैं पढ़ाते टाइम पे, ड्यूरिंग योर टीचिंग, इफ यू आर यूजिंग स्टूडेंट्स लैंग्वेज, दैट मीन्स कि वो रिसोर्स है। क्वेश्चन आएगा कि मल्टीलिंगुअलिज्म एज रिसोर्स या एज एसेट टूल क्या होता है। यानी टीचर इज यूजिंग स्टूडेंट्स लैंग्वेज टू टीच इन अ क्लास। क्या होता है कि टीचर बच्चों की भाषा को यूज करेगा, यानी यूजिंग स्टूडेंट्स और लर्नर्स लैंग्वेज इज कॉल्ड मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स। ठीक है, तो ये हो गई बेसिक बात। मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है? पॉजिटिव है, एसेट है, टूल है, रिसोर्स है, पॉजिटिव सारा हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रैटेजी में इनकरेक्ट बताना है। टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन यानी किसी चीज को पढ़ करके आप, कोई लिखित रूप में कोई चीज है उसको आप पढ़ करके क्या करते हो, उसको समझने की कोशिश करते हो। तो गलत क्या है, स्किमिंग। रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्किमिंग पूछ रहा है कि स्किमिंग जो है वो एप्ट होता है वाइल स्कैनिंग जो है वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करने के लिए यूज किया जाता है। अच्छा है, स्किमिंग अगर आपका आएगा तो जिस्ट के लिए हम करते हैं, है ना। अगर आपका ओवरऑल आएगा कि भाई हम ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिस्ट के लिए या फिर मेन आइडिया के लिए अगर आप कोई चीज पढ़ना चाहते हो तो वो आपका क्या बनता है, स्किमिंग बनता है, राइट। या फिर समरी के लिए पढ़ना चाहते हो तो दैट मीन्स कि यू आर डूइंग स्किमिंग। बोथ स्किमिंग एंड स्कैनिंग इन्वॉल्व रैपिड आई मूवमेंट। ठीक है, दोनों ही क्या होती है, रैपिड होती है, दोनों ही आपकी तीव्र गति से की जाने वाली क्या है, रीडिंग है, फटाफट से करते हैं। स्किमिंग जो है वो हम रैपिडली जाते हैं, वाइल स्कैनिंग में हम स्पेसिफिक फैक्ट की बात करते हैं। अच्छा है, बिल्कुल सही है। स्कैनिंग जो होता है इसमें हम स्पेसिफिक होते हैं। अगर आपका क्वेश्चन आएगा कि यू आर वेरी स्पेसिफिक, अगर आप बहुत स्पेसिफिक हो, बहुत ही ज्यादा आप पर्टिकुलर हो, अगर आप बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हो या फिर आप मेन इंफॉर्मेशन के लिए कोई जानकारी लेना चाहते हो, यू आर जस्ट सर्चिंग फॉर द मेन इंफॉर्मेशन, जैसे डायरी में से किसी का नंबर निकालना आपका स्कैन करना हुआ। स्किम करना क्या है, जब आप ओवरऑल जिस्ट के लिए, ओवरऑल आइडिया के लिए, समरी के लिए पढ़ते हो तो ये भी ठीक है कि वेन एवर यू आर लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक फैक्ट, किसी चीज, कोई एक चीज की जानकारी आपको चाहिए तो आप आप क्या करते हो, स्कैन करते हो। ये गलत होगा कि जो आपका स्किमिंग होता है वो इन डेप्थ होता है। ठीक है, तो आंसर इसका डी वाला बना। स्किमिंग जो होता है वो इन डेप्थ नहीं होता है, बल्कि स्कैनिंग इन डेप्थ ज्यादा आपका होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हेन चिल्ड्रन स्टार्ट यूजिंग लैंग्वेज टू आस्क अबाउट थिंग्स। जब बच्चे भाषा का यूज करते हैं किसी चीज के बारे में पूछने के लिए, है ना, दे स्टार्ट यूजिंग लैंग्वेज टू आस्क थिंग्स, इवेंट्स एंड फिनोमिना। कोई भी इवेंट है, कोई भी चीज है, कोई भी ऐसी घटना है जो उनके आसपास है, वेन एवर स्टूडेंट्स आर यूजिंग देयर लैंग्वेज टू आस्क अबाउट थिंग्स, देन ये भाषा का कौन सा फंक्शन होगा। क्या ये इंफॉर्मेटिव है, तो देखो याद रखिएगा इंफॉर्मेटिव फंक्शन क्या होता है, वेन एवर यू आर फोकसिंग ऑन गिविंग इन्फॉर्मेशन। अगर आप मुझे कोई इन्फो देना चाहते हैं, अगर आप मुझे कोई भी जानकारी है जो आप देना चाहते हो तो वो आपका इंफॉर्मेटिव हुआ। जैसे मैं अभी आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, यानी कि मैं भाषा को कैसे यूज कर रही हूँ, एज इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज को मैं यूज कर रही हूँ। तो भाषा का एक फंक्शन क्या होता है कि जब आप किसी जानकारी के लिए भाषा को यूज करते हैं, कोई फैक्चुअल, आप अगर कोई फैक्ट देना चाहते हैं, कोई थियरी आप बताना चाहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेटिव कहते हैं। यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, ह्यूरिस्टिक, बिकॉज दे आर आस्किंग। ह्यूरिस्टिक में क्या होता है कि बच्चे क्या है, दे आर वेरी क्यूरियस, वो खोज करना चाहते हैं, वो जांचना चाहते हैं, जांच पड़ताल करना चाहते हैं किसी चीज के बारे में। तो अगर वो भाषा को किसी चीज को पूछने के लिए, जांच पड़ताल करने के, हाउ, वाई, वेयर, इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो आपका इंफॉर्मेटिव, ह्यूरिस्टिक हुआ, यानी खोज कर रहे हैं। इमेजिनेटिव क्या है, जब कल्पना के लिए, जब हम कोई काल्पनिक चीज कर रहे हैं, आप कोई कल्पना के लिए, यानी मान लो कोई स्टोरी बनाना, बच्चे खुद से अगर कोई स्टोरी बनाना चाहते हैं, स्टोरी को क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो उनका कैसा फंक्शन हो सकता है, भाषा का इमेजिनेटिव हो सकता है। और रेगुलेटरी फंक्शन क्या है, जब जब किसी को रेगुलेट करने के लिए हम भाषा को यूज करते हैं। जैसे आप बोले किसी को रेगुलेट करना चाहते हो, जैसे वहां मत जाओ, पानी ले आओ, ये मत करो, वो मत करो, यानी लैंग्वेज को रेगुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं, राइट। तो रेगुलेटरी यानी किसी को रेगुलेट करना, या अपने एक्शंस को भी हम रेगुलेट करते हैं। Which of the following features of human language enables humans to talk about things which are not present? अब भाषा का कौन सा फीचर ये कहता है कि हम, भाषा हमारे आसपास नहीं है, बट वी टॉक अबाउट दोज थिंग्स जो हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है। जैसे क्या बोल रहा है कि enable humans to talk about things which are not present in the immediate time and space। यानी मैं बोलूं कि मैंने कल ब्रेकफास्ट 7 बजे किया था, या मैं बोलूं कि आई विल गो टुमारो टू द मार्केट, या मैं बोलूं कि आई वेंट टू समवेयर, लाइक कहीं भी मैं गई थी, आई वेंट टू दिल्ली, आई वेंट टू मुंबई 2 years ago। यानी ये भाषा का कौन सा फंक्शन है कि मेरे सामने वो चीज प्रेजेंट नहीं है, बट स्टिल आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। मैं फ्यूचर के बारे में बात कर रही हूं यहाँ पर, या मैं पास्ट के बारे में बात कर रही हूँ, तो इस भाषा के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी ऐसा चीज या ऐसी चीजें जो अभी प्रेजेंट नहीं है टाइम स्पेस में, बट आई एम टॉकिंग अबाउट। जैसे यस्टरडे आई वेंट, टुमारो आई विल बी गोइंग देयर,
हम फ्यूचर या पास्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ और वर्ड्स आए हैं, इसको देखेंगे। स्ट्रक्चर डिपेंडेंस क्या होता है कि यस, भाषा में स्ट्रक्चर डिपेंडेंस पाया जाता है। स्ट्रक्चर मतलब समझ गए, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है, यानी कि आपका क्या है, सिंटेक्स भी इसको हम कहते हैं कि भाषा में सेंटेंस की संरचना होती है ना, भाषा की ये क्या है, वाक्य की संरचना है। तो सिंटेक्स बेसिकली आपका संरचना वर्ड से आया है, फॉर्म वर्ड से आया है। जब आप किसी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, चाहे वो वर्ड स्ट्रक्चर हो या वो सेंटेंस का हो। डिस्क्रीट होती है भाषा, यानी अलग अलग रूप में हम इसको देखते हैं, यूनिट में हम किसी चीज को देखते हैं। तो डिस्क्रीट क्या है, जब आप यूनिट्स में भाषा को पढ़ते हैं, जैसे वर्ड्स क्या है, अलग अलग है यूनिट से। लेक्सिकल क्या है, अलग अलग है, चंक्स में हम चीजों को पढ़ते हैं ना, वर्ड्स तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं, डिस्क्रीट आइटम है वो। डिस्प्लेसमेंट हमने कर लिया कि जो प्रेजेंट नहीं है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और आर्बिट्रेरीनेस क्या होता है कि भाषा में कैसा गुण होता है कि जब भी आपसे आर्बिट्रेरीनेस पूछेगा तो याद रखना कि देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन अ वर्ड एंड इट्स मीनिंग, यानी किसी भी शब्द और उसके अर्थ में कोई एक आप देखेंगे इनहेरेंट अंतर नहीं पाया जाता, इनहेरेंट अंतर नहीं पाया जाता है। किसी भी शब्द और उसके अर्थ में कोई अंतर नहीं पाया जाता है, कोई बायोलॉजिकल या जेनेटिक या क्या कहते हैं उसको, बहुत इनहेरेंट अंतर नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक पेन है, अब इसको पेन क्यों कहते हैं, कलम हिंदी में कहते हैं, क्यों कहते हैं? अब आप देखेंगे ये वर्ड और इसके अर्थ में कोई अंतर नहीं है ना, कोई लॉजिक नहीं है। वाई वी कॉल इट अ पेन, वी डोंट नो, राइट। अब जैसे मान लो यहाँ पे ये फोन है, ठीक है, तो अब इसको फोन क्यों कहा गया, मोबाइल क्यों कहा गया, हमें नहीं पता। हम इसको कुछ और कह सकते हैं, हम इसको पेन भी तो कह सकते थे ना कि ये पेन है। तो अगर ये इसको मैं पेन बोलूं तो भी गलत नहीं है ना। हो सकता है किसी ने पेन बोलना शुरू किया होगा तो आज हम इसको बोलते हैं कि ये पेन है और ये मोबाइल है, ये भी बोल सकते थे। यानी इसी को कहते हैं कि आर्बिट्रेरी होती है भाषा, यानी किसी भी वर्ड और उसके अर्थ में कोई भी अंतर रिलेशन आपको देखने को नहीं मिलता है। और भाषा में ये आपका, आप देखोगे हर भाषा में पाया जाता है, ठीक है। तो वही है कि भाषा कैसी होती है, आर्बिट्रेरी होती है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स नॉट कंसिडर्ड एज अ मार्क ऑफ रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन। बताइए भाई, रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड कौन सा नहीं है। अब रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन समझ रहे हो, जैसे कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को समझना। अगर आप किसी चीज का अर्थ ग्रहण कर रहे हैं वो आपका कॉम्प्रिहेंशन है। और रीडिंग समझ गए, रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन यानी आपके सामने कोई टेक्स्ट है, यू आर रीडिंग समथिंग, ये आपके सामने कुछ मान लो लिखा हुआ है, तो क्या नहीं करेंगे रीडिंग में, पहला देखो ऑर्गेनाइज करेंगे, असेस करेंगे। अच्छा है, आप आइडिया सीक्वेंस को समझते हो जब आप कुछ पढ़ते हो, अच्छी बात है। मेंटली समराइज करते हो कि नहीं, आपने कोई चीज पढ़ी, आप उसको समराइज करते हो, अच्छा कहानी में ये हुआ, अब ये होगा, अब ये होगा, राइट, समराइज कर रहे। फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल लेटर्स, नो वी डोंट डू दिस। यहाँ पे एंटिसिपेट करना, देखो एंटिसिपेट मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना। क्या आप अनुमान लगाते हैं, क्या आप अनुमान लगाते हैं, बताइए। रीडिंग करते हैं तो क्या आप कंटेंट को अनुमान लगाते हैं कि नहीं, कि जो लिखा है उसमें क्या होगा, कैसे होगा, इन्फर करना भी इसको हम कहते हैं। एंटिसिपेट करना या याद रखना इन्फर करना भी हम रीडिंग में करते हैं। कंटेंट समझ गए, कंटेंट मतलब व्हाटएवर टॉपिक यू आर रीडिंग, है ना। कंटेंट मतलब जो भी आप यहाँ पे पढ़ रहे हो वो आपका कंटेंट है। तो यहाँ देखो हमेशा लेटर्स और अल्फाबेट पे हम फोकस नहीं करते हैं, ये थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। बच्चों को भी ऐसे नहीं सिखाएंगे, है ना। लेटर्स और अल्फाबेट, अब हम जब रीडिंग करते हैं तो एक एक लेटर नहीं पढ़ते, है ना, एक एक लेटर को हम फोकस नहीं करते कि ये लेटर है, ये साउंड है, हम ओवरऑल मीनिंग को समझते हैं। तो इसीलिए ये थोड़ा सा नेगेटिव है। जब भी क्वेश्चन आएगा कि हम इंडिविजुअल लेटर पे फोकस कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाते समय, वो आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। चलिए अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फीचर ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। बताइए, जीटीएम के बारे में जितनी चीजें याद आएंगी मैं यहाँ लिख दूंगी और इसमें नोट बताना है। जब हम दूसरी भाषा को सिखाते हैं तो जीटीएम में क्या चीज हम फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। पहला है कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली इन सेकेंड लैंग्वेज, देन कंपेयर करेंगे हम रूल्स को। फोकस मोर ऑन द फॉर्म देन द फंक्शन, कंपेयरिंग द ग्रामेटिकल रूल्स फर्स्ट एंड देन सेकेंड लैंग्वेज, लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग द रूल्स ऑफ ग्रामर ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज। बताइए कौन सा इसमें से थोड़ा सा आपको यहाँ नेगेटिव लग रहा है, कौन सा इसमें ऐसा है जो थोड़ा सा नेगेटिव हमको प्रतीत होता है, ठीक है। मतलब जो
जीटीएम की विशेषता नहीं होगी, समझ गए, जीटीएम की विशेषता नहीं है जो। तो पहला देखो क्या लिखा हुआ है कि कम्युनिकेट करेंगे डायरेक्टली, तो डायरेक्टली सेकंड लैंग्वेज यूज नहीं की जाती है। हमेशा याद रखिएगा जीटीएम में आप देखेंगे कि हम सेकंड लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज यूज नहीं करते हैं। अब बाकी देख लेते हैं, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ऑप्शन में दिया हुआ है कि यहाँ फॉर्म करेंगे, फोकस ऑन फॉर्म, बिल्कुल ठीक है, पहले हम फॉर्म पे फोकस करते हैं। जब भी जीटीएम का क्वेश्चन आपका आएगा तो याद रखिएगा कि जीटीएम में हम फॉर्म पे फोकस ज्यादा करते हैं और वर्ड पे फोकस ज्यादा करते हैं, रूल पे फोकस करते हैं। यहाँ हम क्या यूज करते हैं, बच्चों की मदर टंग यूज करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वी ओनली यूज मदर टंग, बच्चों की मातृभाषा का यूज किया जाता है। यहाँ पे टीचर क्या करता है, लैंग्वेज 1 से लैंग्वेज 2 में ट्रांसलेशन करता है। और यहाँ पे लिटरेचर पढ़ाने में, लिटरेचर अगर पूछा जाए कौन सा क्या पढ़ाने में सबसे अच्छा है, तो साहित्य जब हम पढ़ाते हैं ना बच्चों को, जैसे इंग्लिश में आप कोई लिटरेचर पढ़ा रहे हो, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रीडिंग और लिसनिंग और रीडिंग और राइटिंग पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, लिसनिंग स्पीकिंग पे कम किया जाता है। और याद रखना कि यहाँ पर रूल की प्रैक्टिस कराई जा रही है, फॉर्म से फंक्शन पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, इसको और क्या कहा जाता है, जब भी आपका जीटीएम क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखिएगा कि जीटीएम जो होता है इसको हम ओल्डेस्ट मेथड कहते हैं, सबसे पुराना मेथड है। और इसको क्लासिकल मेथड का नाम भी दिया जाता है। क्या कहा जाता है इसको, इसको कहा जाता है क्लासिकल मेथड, क्योंकि ये ग्रीक भाषाओं को सिखाने के लिए शुरू किया गया था, तो दिस इज दैट्स व्हाई वी कॉल इट क्लासिकल मेथड। मदर टंग यूज होता है टारगेट भाषा, लक्ष्य भाषा, यानी जो भाषा आप पढ़ा रहे हो वो भाषा, यानी दूसरी भाषा यूज नहीं होती है, कम्युनिकेशन नहीं होता है यहाँ पे। तो केवल हम रूल और फॉर्म की बात करते हैं, डिडक्टिव तरीके से, निगमन तरीके से पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट ईयर टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन हाउ दे हैव आंसर्ड। देखो ये क्वेश्चन ध्यान से समझना। देखो टीचर बच्चों को कहता है रिफ्लेक्ट करने के लिए, ठीक है, टीचर इज आस्किंग स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग। जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आंसर किया है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए कहती है। एंड what they how they were thinking when they wrote the answer, यानी जब वो अपना ये आंसर लिख रहे थे तो वो क्या सोच रहे थे। अगर टीचर ये बच्चों से पूछना चाहता है, यानी ये कौन सा उनका एग्जाम्पल है, ये क्या फंक्शन को बता रहा है, मेटा कॉग्निशन को बता रहा है। मेटा मतलब होता है सेल्फ, और कॉग्निशन का मतलब क्या होता है, जब आपका संज्ञान है। यानी वेन एवर यू आर आस्किंग, यू आर टॉकिंग अबाउट योर ओन नॉलेज, यानी कि याद रखना कि जब आप अपनी ही थिंकिंग पे क्या करते हो, थिंकिंग करते हो, अपने ही कॉग्निशन को पे विचार करना, अपनी लर्निंग पे विचार करना, या अपने आप को क्या करना, इवैल्यूएट करना। जब आप अपने आप को असेस करते हो, इवैल्यूएट करते हो, वही आपका मेटा कॉग्निशन होता है। तो यहाँ टीचर बच्चों से क्या करवा रहा है, बच्चों से सोचने को कह रहा है, उनकी खुद की लर्निंग पे रिफ्लेक्ट करने के लिए कह रहा है कि वो क्या सोच रहे थे, व्हाट दे वर थिंकिंग, हाउ दे केम टू द कंक्लूजन। सो दे आर डूइंग मेटा कॉग्निशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि क्रेशन का हाइपोथेसिस कौन सा ऐसा है जो वाइगोत्स्की के जेडपीडी से रिलेटेड है। अब वाइगोत्स्की ने जेडपीडी दिया था ना, कि हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, कि भाई ये जो है ये बच्चे का करंट लेवल है, ये इसका क्या है, करंट लेवल है जहाँ पे बच्चा अभी है, और जब हम उसको एक सपोर्ट या सहायता दे देते हैं तो वो यहाँ तक पहुंचता है। यानी कि ये ऐसा लेवल है जो उनका क्या है, जो उसने अचीव किया, और इसके बीच के जोन को क्या कहा जाता है, ZPD कहा जाता है, ठीक है। ये बीच का जो जोन है, यानी जहां तक बच्चा जा सकता है, जहां बच्चा है और जहां तक वो जा सकता है विद द हेल्प ऑफ समवन, स्कैफोल्डिंग से, उसी को ZPD, उसी के बीच का जो जोन आप देख रहे हैं उसको ZPD कहा जाता है। तो ये कहां से आया है, क्रेशन ने 5 हाइपोथेसिस दिए थे, 5 परिकल्पनाएं दी थी, जिसमें इनपुट हाइपोथेसिस में एक नाम आता है जिसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट कहा जाता है। और ये जो इनपुट हाइपोथेसिस है इसमें इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट का कॉन्सेप्ट दिया था। और इनपुट हाइपोथेसिस में कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट का मतलब होता है I+1। क्या होता है, I+1। अब I क्या है, जो ये करंट लेवल आप देख रहे हो इसको क्या कहा जाता है, आई कहा जाता है। और जब हम उनको इनपुट देते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, सपोर्ट कहते हैं। और हमेशा याद रखना कि इनपुट हाइपोथेसिस में जो आई होता है वो बच्चे का क्या है, करंट लेवल, उसका जो वो अभी वर्तमान स्तर है। तो करंट लेवल और +1 क्या होता है, जो हम उनको इनपुट देते हैं, जो हम उनको भाषा सिखाते हैं, जो हम उनको हेल्प देते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, इनपुट कहा जाता है। और I+1 हमेशा क्या दिया जाता है, अबव लेवल। याद रखिएगा हमेशा बच्चों के अबव लेवल या फिर स्लाइटली हायर लेवल, थोड़ा सा हायर लेवल पे हम उनको सपोर्ट देते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्लाइटली
याद रखना वर्ड क्या आ रहा है, स्लाइटली, थोड़ा सा अबव लेवल पे। अगर आपको जो अभी आता है, मान लो इंग्लिश में आपको जो चीजें आती हैं, ठीक, ये आपका करंट लेवल है। जो मैं अगर आपको ये रोज रोज क्वेश्चन करा रही हूं, यानी मैं आपको कोई ना कोई इनपुट दे रही हूँ, कोई ना कोई सपोर्ट दे रही हूँ। इस सपोर्ट से आप जहां तक जाओगे वही आपका हाइपोथेसिस है, इनपुट हाइपोथेसिस है। तो यहाँ पे सपोर्ट कैसा देना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर देना चाहिए। अगर मैं इससे आसान क्वेश्चन कराने लग जाऊं तो आप कुछ नया नहीं सीखोगे। इसीलिए जब भी हम इनपुट देते हैं ना, वो थोड़ा सा अबव उठ करके देते हैं, ताकि बच्चा जो है अपने लेवल से अच्छा और अच्छा सीखे, राइट। तो ये बड़ा लॉजिक सा है कि एक सिंपल लॉजिक है कि ऑलवेज यू शुड फोकस ऑन द अबव और हायर लेवल ऑफ लर्निंग सो दैट दे विल अंडरस्टैंड बेटर, ठीक है। और 5 हाइपोथेसिस याद रखना है, क्रेशन ने दिए हैं। इनपुट हाइपोथेसिस एंड कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने ही दिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्यूमिन्स इंटरडिपेंडेंस हाइपोथेसिस। क्यूमिन्स ने एक हाइपोथेसिस दिया था जिसको कहा गया इंटरडिपेंडेंस हाइपोथेसिस, और विच ऑफ द फॉलोइंग दीज आर, बताइए इनमें से कौन सा एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग। पहला है रीडिंग राइटिंग इन सेकेंड लैंग्वेज। पहला ऑप्शन कहता है कि लिखना और पढ़ना होगा। दूसरा है बेसिक इंटरपर्सनल स्किल होगा, मतलब पहले बेसिक इंटरपर्सनल स्किल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, बेसिक इंटरपर्सनल स्किल्स फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज, यानी दोनों में हम ये सिखाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोडक्शन ऑफ सेकंड, यानी किसी चीज को प्रोड्यूस करना, यानी स्पीकिंग और राइटिंग में जब आप किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन मतलब होता है समझना। या फिर कॉग्निटिव एकेडमिक प्रोफिशिएंसी। तो यहाँ पे जो भी हम इंटरडिपेंडेंस हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं, यहाँ क्यूमिन्स ने किसकी बात की है, CALP, यानी कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात की है। अब यहाँ पे याद रखना जिम क्यूमिन्स की थ्योरी। जिम क्यूमिन्स का नाम याद रखना, क्या नाम है, जिम क्यूमिन्स। जिम क्यूमिन्स ने क्या दिया था, BICS और CALP दिया था। BICS प्लस CALP, 2 कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए थे। जब भी आपका BICS आएगा तो अगर याद रखना डे टू डे एक्टिविटी में हम किसी भाषा को यूज करते हैं, या फिर यूजिंग लैंग्वेज, भाषा को यूज करना क्या होता है, BICS होता है, ठीक है। डे टू डे आ जाएगा, या फिर आ जाएगा यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग में बच्चे अगर सोशली भाषा को यूज कर रहे हैं तो वो आपका क्या होता है, BICS होता है। CALP क्या होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ, CALP जो होता है आपका, जो आपका कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, इसमें क्या होता है, बच्चे बहुत ज्यादा एकेडमिक है, ठीक है। तो यानी कि वो क्या सीख रहे हैं, बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट सीख रहे हैं। अमूर्त जो विषय हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, जो उनका ऐसा कंटेंट है जो अमूर्त है, जो वो अपने विद्यालय में या अपने स्कूल में जो वो सीख रहे हैं, जो विद्यालय के अंदर सीख रहे हैं, वो आपका क्या है, CALP है, जो थोड़ा पढ़ाई लिखाई वाला ज्यादा हो जाता है। BICS थोड़ा सोशल हो जाता है। शुरू में बच्चे BICS सोशली ज्यादा सीखते हैं ना, आप देखेंगे छोटे बच्चों को ज्यादातर कम्युनिकेशन वगैरह से सिखाया जाता है, बाद में हम धीरे धीरे अकेडमिक की ओर बढ़ते हैं। तो ये जिम क्यूमिन्स की दोनों हाइपोथेसिस है, दोनों मतलब वर्ड्स याद रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा। और इस प्रश्न का सही जवाब क्या था, ऑप्शन नंबर D था। इंटरडिपेंडेंट की बात की जा रही है कि हम कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में लैंग्वेज जो है सेकंड लैंग्वेज है, जो भी टारगेट भाषा है, उसको हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट है, कौन सा इसमें से डज नॉट जस्टिफाई स्टार्टिंग रीडिंग स्किल विद वर्ड्स एंड शॉर्ट स्टोरी टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ लेटर्स एंड अल्फाबेट, बताइए। देखो ये कहा जाता है ना कि जब भी हम रीडिंग स्किल को स्टार्ट करते हैं तो वर्ड्स और शॉर्ट स्टोरी से स्टार्ट किया जाना चाहिए, लेटर अल्फाबेट बाद में आता है, ये सही बात है। हमेशा हम जब रीडिंग करवाते हैं ना तो ऑलवेज आप देखोगे ओवरऑल जब हम एज अ होल मीनिंग की बात करते हैं वो ज्यादा पॉजिटिव होता है, बहुत ज्यादा छोटे छोटे साउंड पे फोकस नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा इस चीज को जस्टिफाई नहीं करेगा, पहला है कि वर्ड एंड टेक्स्ट आर मोर इंटरेस्टिंग, ठीक है, ये अच्छी चीज है, ये तो जस्टिफाई कर रहा है ना कि अगर आप वर्ड्स एंड टेक्स्ट जो है उसको आप सिखा रहे हो, लेटर्स को ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हो, यानी ABCD एक एक लेटर पे फोकस ना करके हम पूरे पूरे वर्ड पे फोकस कर रहे हैं, अच्छा है ना, वर्ड पे ज्यादा फोकस हो रहा है। सेपरेट लेटर्स आर मोर डिफिकल्ट, ये भी ठीक है, ये भी इसको जस्टिफाई कर रहा है ना कि जो सेपरेट लेटर होता है ना उसको पढ़ना, उसको समझना, उसको मेमोराइज करना बहुत मुश्किल है ना। अब आप एक लेटर को याद बच्चों को करवाना चाहते हैं, वो नहीं कर पाएगा इतना ज्यादा, तो ये डिफिकल्ट है, ठीक बात है। बिगिनर रीडर्स कैन फोकस बेटर ऑन बिगर यूनिट्स एंड स्मॉलर यूनिट्स,
या फिर वर्ड्स एंड टेक्स्ट क्रिएट मीनिंगफुल एसोसिएशन, ये ठीक है कि लेटर्स कई बार एसोसिएशन क्रिएट नहीं कर पाते, लेकिन वर्ड्स जो है यानी कोई भी टेक्स्ट या कोई वर्ड दिया हुआ है, जैसे मान लो एप्पल दिया हुआ है, तो एप्पल ज्यादा अच्छे से एसोसिएशन कर पाएगा ना कि किसी एक लेटर पे मैं फोकस करूंगी। तो गलत क्या है इसमें? गलत इसमें सी वाला है कि फोकस ऑन बिगर यूनिट्स, बहुत बड़े बड़े यूनिट्स पे फोकस करना चाहिए हमें, नहीं, ये इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है कि बड़े बड़े यूनिट्स को फोकस करके सिखाएंगे। ये थोड़ा सा वो हो गया कि बिगिनर है, स्टार्टिंग में ही अगर आप बड़े यूनिट सिखाने लग जाएंगे तो ज्यादा बेटर नहीं रहेगा। कौन सा इसमें से करेक्ट है अबाउट लैंग्वेज एंड डायलेक्ट? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाषा और बोली, भाषा और बोली, डायलेक्ट क्या होता है? किसी क्षेत्र विशेष में, किसी सोशल सिचुएशन में जब आप कोई बोली बोलते हैं, भाषा सबको पता है। तो अब इसमें से कौन सा ऐसा है जो करेक्ट है? पहला है कि लैंग्वेजेस हैव देयर ओन स्क्रिप्ट बट डायलेक्ट्स डू नॉट हैव, ये गलत हो गया। भाषा और डायलेक्ट ऐसा नहीं है, डायलेक्ट जो है बोलियों की अपनी कोई स्क्रिप्ट होती है, नो, स्क्रिप्ट सेम होगी। जैसे हिंदी में भी कितनी बोलियां हैं, है ना? आप देखेंगे यूपी साइड में हिंदी में अलग अलग बोली बोली जाती है, आप हरियाणा साइड में जाएंगे वहां अलग बोली है, ठीक है, लेकिन वो हिंदी से ही रिलेट कर रहा है, काफी कुछ सिमिलर है, स्क्रिप्ट सेम होती है। तो फर्स्ट वाला गलत हो गया। देर इज नो वेल डिफाइंड लिंग्विस्टिक डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड डायलेक्ट, ये ठीक है, ये वाला करेक्ट है, ठीक है। देखो क्या मतलब है इसका कि वेल डिफाइंड लिंग्विस्टिक डिफरेंस नहीं है भाषा और डायलेक्ट में, ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो यहां याद रखना कि डायलेक्ट और भाषा में एक ही अंतर होता है, वोकैबुलरी। याद रखना, देखो ऑप्शन बताती हूँ, लैंग्वेजेस हैव रिटन लिटरेचर बट डायलेक्ट्स ओनली बेस्ड ऑन ओरल, ठीक है। डायलेक्ट जो होता है, बोलियां जो होती है वो केवल ओरल को दिखा रही हैं जो हम बोल रहे हैं, लेकिन जो लैंग्वेजेस हैं उसमें लिटरेचर होता है, हमारा साहित्य लिखा होता है, अच्छी बात है, सही है। लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट आर लिंग्विस्टिकली डिफरेंट बट जियोग्राफिकली सेम, ये ठीक है, ये भी ठीक है। अब इसका मतलब समझाती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो याद रखना कि जब हम बोली की बात करते हैं ना, जब हम डायलेक्ट की बात करते हैं, तो आप देखोगे इसका वोकैबुलरी अलग हो जाता है। आप अलग अलग क्षेत्र में जाओगे ना, वोकैबुलरी शब्द अलग होती है ना। प्रोनाउंसिएशन आप देखोगे, प्रोनाउंसिएशन यानी उनका उच्चारण अलग होता है ना। और थोड़ी बहुत ग्रामर में भी डिफरेंस पाया जाता है, थोड़ी बहुत ग्रामर में, वर्ड्स में, उच्चारण में डिफरेंस पाया जाता है, लेकिन बहुत हद तक हम इनको जो है डिफरेंस नहीं कहेंगे कि अलग, बिल्कुल अलग अलग है दोनों, समझ गए। बोली का संबंध क्या है? आपके प्रोनाउंसिएशन जो आप थोड़े बहुत अलग आप देखते हो, भाषा और बोली में बहुत ज्यादा ऐसा अंतर नहीं पाया जाता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो वोकैबुलरी का है, प्रोनाउंसिएशन का है, और हमारी ग्रामर में कहीं ना कहीं अलग अलग होता है, और जियोग्राफिकली बोलियां अलग होती है, ठीक है। अगला है, वीरा इज अ 7 month old इन्फेंट, एक 7 month की एक इन्फेंट है। शी इज नाउ मेकिंग वोकलाइजेशन, वो कुछ कुछ वर्ड्स को यूज करने लग गई है, और वहां पे कंबाइन कर रही है वो कॉन्सोनेंट और वॉवल साउंड को, कॉन्सोनेंट और स्वर और व्यंजन दोनों को वो कंबाइन कर रही है। यानी कि ये कौन सा स्टेज है उसका? बैबलिंग स्टेज है। बैबलिंग यानी जहां पे आप देखोगे कि वॉवल प्लस कॉन्सोनेंट दोनों ही आता है, ठीक है। कॉन्सोनेंट यानी जैसे मान लो वो बोल रही है बा या मामा बोल रही है, अभी उसने बाबा मामा बोलना शुरू किया है, एक छोटी सी इन्फेंट है, मामा बाबा दादा बोल रही है, तो आप देखोगे इसमें वॉवल भी है, ये वाला क्या है? वॉवल है, और ये वाला क्या है? कॉन्सोनेंट है। यानी जहां पे वॉवल प्लस कॉन्सोनेंट साउंड्स को बच्चा प्रोड्यूस करता है वो बैबलिंग स्टेज है, बबलाना स्टेज है, 6 महीने में शुरू हो जाता है। क्वीइंग आता है कई बार आपका। क्वीइंग क्या है आपका? जब क्वीइंग में आप केवल ओनली यूज वॉवल, जब बच्चा वॉवल यूज कर रहा है, केवल वॉवल साउंड्स को यूज कर रहा है, जैसे ऊ या ई बोलेगा, ई ऊ या आ बोलेगा, ठीक है, आ ई ऊ ई, ये क्विंग है जहां केवल आप देखोगे वॉवल साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये आपका लगभग 2 से 3 महीने में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और फोनीम क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, साउंड की सबसे छोटी इकाई पूछा जाएगा तो साउंड की सबसे छोटी इकाई फोनीम्स, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्टिव वोकैबुलरी। क्या होती है प्रोडक्टिव वोकैबुलरी? वो वोकैबुलरी है जहां आप बहुत प्रोडक्टिव हो, यू आर वेरी क्रिएटिव, वो शब्द जो हम ज्यादातर यूज करते हैं बोलते समय या लिखते समय। तो whenever you are using some words in writing और speaking, वही आपका प्रोडक्टिव है, क्योंकि ये प्रोडक्टिव उत्पादक कौशलों से आया है तो प्रोडक्टिव कहेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, जब हम यहाँ पे ऐसे वर्ड्स जिसको हम सुन करके या फिर जिसको हम रीड कर करके
ऐसे वर्ड्स जिनको हम समझते हैं। तो ये वाला आंसर क्या बनेगा आपका, इसको कहते हैं रिसेप्टिव। क्या कहते हैं, रिसेप्टिव। रिसेप्टिव वोकैबुलरी क्या है, ऐसी वोकैबुलरी जिसको आप केवल पढ़ते हो, सुनते हो, उसको ज्यादा हम अपने जीवन में उपयोग में नहीं लाते हैं, ठीक है, वो आपके रिसेप्टिव है। कौन सा इसमें से लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस में नहीं कहा गया है, नॉम चॉमस्की नेटिविस्ट थ्योरी से आया है। तो चॉमस्की याद रखिएगा, चॉमस्की ने दिया, चॉमस्की ने क्या दिया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो पहला है हाउ चिल्ड्रन लर्न फिगरेटिव लैंग्वेज, क्या बच्चे फिगरेटिव लैंग्वेज को सीखते हैं एलईडी में, गलत हो गया, यही गलत है। फिगरेटिव भाषा कौन सी होती है, अलंकृत भाषा, जिसमें अलंकार आप बहुत यूज कर रहे हैं, जिसमें अलंकार आपके आ गए, राइट, फिगर ऑफ स्पीच आ गए। तो क्या हम बहुत फिगरेटिव भाषा यूज करते हैं एलईडी में, नहीं। एलईडी में चॉमस्की सिंपल ये चीज कहते हैं कि हम भाषा सीखने की इनेट एबिलिटी को लेकर के आते हैं, इसको इनेटनेस भी कहा जाता है। हम इनेट एबिलिटी को लेकर के आते हैं एंड देन हम ग्रामर के नियमों को जनरेट करते हैं, है ना, ग्रामर के रूल्स को जनरेट करते हैं इसकी वजह से। तो ये गलत हो गया, ठीक है, बाकी ठीक है। चिल्ड्रन लर्न देयर फर्स्ट लैंग्वेज, अच्छा है। एक्विजिशन की बात इन्होंने की कि भाई हम भाषा को एक्वायर करते हैं और विद इन अ शॉर्ट स्पैन में बच्चे सीख लेते हैं, ये भी इन्होंने कहा। ये नहीं कहा है ना कि फिगरेटिव भाषा सीखेंगे, अलंकार वगैरह सीखने लग जाएंगे, ये गलत है। बाकी ठीक है, ठीक है। इन अ स्पीच कम्युनिटी, एक स्पीच कम्युनिटी में इट इज ऑब्जर्व दैट S pronounced differently by two different socio-economic group of speakers. So this difference is an example of, बताइए, आसान क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे एक स्पीच कम्युनिटी में एक ही शब्द को अलग अलग तरीके से लोग बोलते हैं। जैसे आप अगर साउथ इंडिया में जाएंगे, आप सदर्न पार्ट में जाएंगे इंडिया के, वहां आप देखेंगे कि वर्ड्स जो हिंदी बोलते हैं ना वो अलग बोलते हैं, है ना। कई लोग टाइम को टेम बोल देते हैं, है ना, तो वो उनकी मदर टंग का इन्फ्लुएंस होता है। कई बार कोई लोग श को स बोलते हैं, है ना, स श, जैसे मेरा नाम है शिल्पी, कुछ लोग शिल्पी बोलते हैं, यानी स बोल देते हैं। तो ये क्या है, जब आपका रीजनल सोशियो इकोनॉमिक जो आपका स्पीकर है वो कहीं ना कहीं डिफरेंस आता है, राइट। तो इसको हम क्या कहेंगे, सोशियो लिंग्विस्टिक वेरिएबल। ये क्या है, आपका सोशियो लिंग्विस्टिक वेरिएबल है। सोशियो मतलब समझ गए समाज, और लिंग्विस्टिक मतलब जहां पे आपकी भाषाई विविधता पाई जा रही है। लिंग्विस्टिक का संबंध किससे, आपकी भाषा से है, जिसमें आपका क्या आ गया, वोकैबुलरी आ गया कि वर्ड्स कैसे बोल रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन आ गया, ग्रामर आ गया, आपके LSRW स्किल्स आ गए। तो ये आपका लिंग्विस्टिक वैरायटी है। लिंग्विस्टिक यानी भाषाई विविधता यहाँ पे पाई जाती है। तो बिकॉज ऑफ लैंग्वेज वेरिएशन इस तरीके के हमें मदर टंग का इफेक्ट देखने को मिलता है। कौन सा इसमें से असेसमेंट के बारे में सही नहीं है, पहला देख लो, इट हेल्प्स टू इवैल्यूएट पेस ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस। ठीक है भाई, हम देखते हैं ना असेसमेंट क्यों किया जाता है, ड्यूरिंग, ऑनगोइंग है, लगातार है, बच्चों के बारे में जानकारी को एकत्रित करना क्या है, असेसमेंट है। आप बच्चों के बारे में यू कलेक्ट सम डेटा अबाउट स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एंड यू गिव द फीडबैक टू द स्टूडेंट्स, तो वही आपका है। इट इज ओनली डन बाय टीचर, ये गलत हो गया भाई, बी वाला गलत है, केवल टीचर करता है, नहीं। आपने देखा होगा असेसमेंट एज लर्निंग एक पाया जाता है। असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है, जहां पे बच्चे अपना क्या करते हैं, एक जो चाइल्ड है वो अपना खुद का क्या करता है, सेल्फ असेसमेंट करता है, राइट। तो एक चाइल्ड जब अपना सेल्फ असेसमेंट कर रहा है तो इसको क्या कहा जाता है, या फिर पीयर असेसमेंट जब होता है ना, ग्रुप में बच्चे दो दो के पीयर में क्या करते हैं, एक दूसरे को मूल्यांकन करते हैं। पीयर असेसमेंट क्या है, दो बच्चे हैं आपस में एक दूसरे को वो क्या कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, ये आपका एज लर्निंग है। तो केवल असेसमेंट ऐसा नहीं है कि जो केवल टीचर करता है, ठीक है। बाकी ठीक है, होलिस्टिक बच्चों को प्रदान करता है प्रोग्रेस, कॉन्क्रीट एविडेंस देता है। कॉन्क्रीट एविडेंस समझ गए, यानी बच्चों के बारे में डेटा कलेक्ट करने का काम, एविडेंस, या बच्चों के बारे में एग्जाम्पल, डेटा, या उनके बारे में जानकारी को कलेक्ट करने की प्रक्रिया ही आंकलन होती है। आंकलन का डेफिनेशन ही यही है कि एक टीचर आए दिन लगातार ऑनगोइंग बच्चों के बारे में एविडेंस को कलेक्ट करता है ताकि आगे मूल्यांकन करे, है ना। असेसमेंट करते रहते हैं हम लोग साल भर, फिर बाद में ही रिजल्ट देते हैं ना, एंड में। पूरे साल तो आप उसको देखते हो वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, यानी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो उसके बारे में। एरर एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट, गलतियां जो त्रुटियां होती हैं उसको एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों जरूरी है, क्योंकि एरर जो है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बताता है, नेगेटिव हो गया, ठीक है। एरर जो है एक्सटेंट बताता है कि कितना मोटिवेशन है, कितना उसका कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है। मोस्ट एरर्स आर कॉज्ड बाय
क्लोज एटीट्यूड, ये भी गलत हो गया कि बच्चों का एटीट्यूड ही वो बताता है कि भाई गलतियां हो रही हैं। एरर्स आर द विंडो इनटू द माइंड्स ऑफ लर्नर्स, ये अच्छा है भाई। एरर्स क्या है, एक तरीके के द्वार है, एक तरह के द्वार इसको कहा जाता है। दे आर द डोर्स, डोर है जो या कोई विंडो है जो बच्चों के अधिगम को बताता है कि हाउ मच दे नो, व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन, ताकि वो आगे सीख सके, है ना। प्रोग्रेस को के लिए हम कर रहे हैं बेसिकली। कौन सा इसमें से नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है रिगार्डिंग दी मॉनिटर हाइपोथेसिस। मॉनिटर हाइपोथेसिस, स्टीफन क्रैशन ने 5 हाइपोथेसिस दिया था। नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, इनपुट हाइपोथेसिस, मॉनिटर हाइपोथेसिस, एंड देन अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस और लैंग्वेज एक्विजिशन हाइपोथेसिस। 5 हाइपोथेसिस इन्होंने दिए थे, जिसमें से मॉनिटर हाइपोथेसिस के बारे में कौन सा नहीं होगा। मॉनिटर हाइपोथेसिस समझ गए, व्हेनेवर यू आर मॉनिटरिंग योर ओन लर्निंग, आप जब आपने जो भाषा में रूल सीख लिए, आपने भाषा में कोई भी जो कॉन्सेप्ट रूल या जो भी आपने भाषा सीखा है उसके बेसिस पे अपनी अपनी लर्निंग को जब आप मॉनिटर करते हैं, अपने आप को एनालिसिस करना, है ना। हम अब क्या करते हैं, अपने आप को एनालिसिस करते हैं। मान लो आप इंग्लिश ग्रामर अभी कर रहे हो, सीख रहे हो, आप रूल सीख रहे हो, तो आप आए दिन क्या करते हो, प्रैक्टिस करते हो ना, और अपनी जो लर्निंग है उसको आप मॉनिटर करते हो। आप अपनी लर्निंग को क्या करते हो, वहां पे सुधार करते हो, ठीक है। अपनी लर्निंग को आप क्या करते हो, सुधार करते हो। तो मॉनिटर हाइपोथेसिस का सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि व्हेनेवर वी आर मॉनिटरिंग, तो बताइए व्हाट इज एक्वायर्ड हेल्प्स इन मॉनिटरिंग व्हाट इज लर्नड, यानी जो सीखा है, व्हाट इज एक्वायर्ड, जो सीखा है वो हेल्प करता है व्हाट इज लर्नड, क्या सीखा गया है। इसमें लर्नर जो है वो मॉनिटर तभी कर सकता है जब उसके पास टाइम हो, जब उसके पास नॉलेज हो रूल की। तो ये बिल्कुल सही बात है। मॉनिटर हाइपोथेसिस आप तब तक अपनी लर्निंग को मॉनिटर नहीं कर पाओगे जब तक आपने सीखा नहीं है। अगर आपको रूल ही नहीं आता, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता कॉन्सेप्ट, तो आप क्या अपनी लर्निंग को मॉनिटर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये भी ठीक है। फिर इट इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेकंड लैंग्वेज, ठीक है। ये आपका जो भाषा 2 है, जो सेकंड लैंग्वेज हम सीखते हैं ना, उससे रिलेटेड है ना। जब भी आप सेकंड भाषा सीखते हो ना, तो वहां रूल हम ज्यादा सीखते हैं, लैंग्वेज लर्निंग हम ज्यादा कर रहे हैं, तो ये भी ठीक है। ये रिलेशनशिप बताता है आपके एक्विजिशन में और आपके लर्निंग में, ये भी ठीक है कि कितना अर्जन कर रहे हो, कितना अधिगम कर रहे हो भाई, है ना। तो गलत क्या है इसका, फर्स्ट वाला ही गलत है, ये वाला नहीं होगा। बाकी ऑप्शन आप देखेंगे मॉनिटर हाइपोथेसिस से रिलेटेड आपका रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा इसमें से एग्जाम्पल नहीं है फॉर्मेटिव असेसमेंट का, तो देख लेते हैं फटाफट से। इसको हम क्या कहते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग भी बोलते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है आपका, असेसमेंट फॉर लर्निंग है। पहला, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव रिटन टेस्ट एंड फ्यू अदर टास्क स्कैटर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, नॉट होगा इसमें। assessment strategies ranging from short test to peer review, a series of oral and written task, या फिर a term end, देखो ये तो नहीं होगा, डी वाला बिल्कुल नहीं है, डी वाला नहीं है, डी वाला बिल्कुल नहीं है। कह रहा है कि टर्म एंड पेपर, पेपर जब हम लेते हैं टर्म एंड, ये आपका क्या होता है, समेटिव होता है, राइट। सो दिस इज योर समेटिव इवैल्यूएशन, नॉट फॉर्मेटिव। इसको हम क्या कहते हैं, ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। तो ये क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात कर रहे हैं कि कितना सीखा, कितना नहीं सीखा, रिजल्ट की बात कर रहे हैं, अचीवमेंट की बात कर रहे हैं, एंड टर्म एंड की बात कर रहे हैं, एट द एंड की बात कर रहे हैं, फीडबैक नहीं मिल रहा है। ये आपका क्या है, समेटिव है। फॉर्मेटिव, बाकी ऑप्शन फॉर्मेटिव में हो सकते हैं, राइट। फॉर्मेटिव में आप कॉम्प्रिहेंसिव रिटर्न भी लेते हो और अदर टास्क भी आप करवाते हो, यानी दोनों करवाते हैं। बाकी ठीक है ना। डी वाला नहीं है कि केवल हम एट द एंड जो है टेस्ट ले रहे हैं, वो आपका समेटिव है, नॉट फॉर्मेटिव। चलिए अगला है, व्हेन अ बिगिनर रीडर यूजेस हिज और हर जनरल नॉलेज अबाउट द टेक्स्ट थीम। अगर एक बच्चा अपना जो जनरल नॉलेज है, ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है कि एक बिगिनर है जो रीड कर रहा है कोई चीज, और रीडिंग में अगर वो अपना जनरल नॉलेज को यूज कर रहा है किसी भी टेक्स्ट थीम को समझने के लिए, कल्चरल एस्पेक्ट को समझ रहा है, एंड टू मेक सेंस, वो सेंस लेना चाहता है स्पेसिफिक, यानी जनरल नॉलेज से क्या कर रहा है, ही वांट्स टू मेक अ सेंस ऑफ स्पेसिफिक, कोई पर्टिकुलर विशिष्ट चीज है उसको वो समझना चाहता है। तो ये कौन सा अप्रोच हो गया रीडिंग का, बताइए कौन सा अप्रोच है रीडिंग का। अगर जैसे रीडिंग में लास्ट टाइम भी हमने कहा था कि अगर आप अपने जनरल नॉलेज को यूज करते हैं, या इसको क्या कहा जाता है, मेन आइडिया,
अगर आप अपने मेन आइडिया से किसी चीज को शुरू कर रहे हैं, या फिर अब कभी कभी लिखता है कि अगर आप अपने प्रीवियस नॉलेज से, आप अपने पूर्व ज्ञान को यूज करके किसी चीज को रीड करना चाहते हो, या अगर आपका पूछा जाए कि आप जो है होल से किसी चीज को शुरू करते हैं एंड देन हम यहाँ पे स्पेसिफिक, देन हम पार्ट्स पे जाते हैं, देन हम यूनिट्स पे जाते हैं, देन हम साउंड पे जाते हैं, तो आंसर क्या बना यहाँ पे? टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच क्या है? ज्यादा पॉजिटिव है, यहाँ पे वो पॉजिटिव चीजें कर रहे हैं ना, अपने ओवरऑल जनरल नॉलेज को यूज कर रहा है। अगर आप किसी चीज को करने के लिए अपना पूर्व ज्ञान लगाते हैं, अपना ओवरऑल मीनिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेन आइडिया को समझते हैं, आप कॉम्प्रीहेंशन पहले करते हैं, या अगर पूछा जाए कि आप पैराग्राफ से पहले पढ़ते हो, है ना, आप जो है ओवरऑल होल पैराग्राफ से फिर आप किस पे जाते हो? साउंड पे जाते हो, राइट, या लेटर पे बाद में अगर हम जा रहे हैं, तो ये आपका क्या है? टॉप डाउन है। अगर बॉटम अप पूछा जाए तो बॉटम अप इसी का ऑपोजिट कर दोगे तो बॉटम अप बनेगा। बॉटम अप में क्या होगा? बॉटम अप में याद रखना कि अगर आप पार्ट से किसी चीज को शुरू कर रहे हैं, या फिर आ जाएगा साउंड से किसी चीज को शुरू करना, या फिर आ जाएगा कि लेटर से किसी चीज को शुरू करना, या फिर आ जाएगा कि आप यूनिट से किसी चीज को शुरू करके फिर आप अर्थ पे जा रहे हो, है ना, मीनिंग पे बाद में जा रहे हैं, होल पे बाद में जा रहे हैं, है ना, या पैराग्राफ पे हम बाद में जा रहे हैं, पैराग्राफ पे बाद में जा रहे हैं, तो ये आपका क्या है? बॉटम अप है। ठीक, तो बॉटम अप एंड टॉप डाउन दोनों ही यूज की जाती है। लिसनिंग में भी कर सकते हैं, रीडिंग में भी कर सकते हैं, दोनों में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, कौन सा इसमें से है जो वुड नॉट हेल्प इन टेक्सचुअल कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैबुलरी? अगर आपको किसी चीज का टेक्सचुअल कॉम्प्रिहेंशन करना है, टेक्सचुअल मतलब समझ गए जो लिखित है, लिखित चीज है कोई, टेक्सचुअल। वोकैबुलरी मतलब समझ गए शब्द भंडार, आपकी शब्दावली जो है ये वोकैबुलरी है। तो कौन सा इसमें से है जो हेल्प नहीं करेगा? बताओ। कॉम्प्रिहेंशन समझ गए, यानी किसी चीज की समझ। कॉम्प्रिहेंशन मतलब किसी चीज को आप समझ रहे हैं, अर्थ ले रहे हैं। तो थीम मैप होगा क्या? बिल्कुल होगा। कोई थीम होती है ना, जैसे मैं बोलूं वाटर, वाटर एक थीम है, मान लो जल है, तो जल क्या है? एक थीम है। अब वाटर के अंतर्गत मैं आपको बोलूं कि जल से क्या क्या याद आ रहा है, बताओ कौन कौन से शब्द जो है आपको वाटर से याद आ रहा है, तो ये क्या है? थीम मैप हुआ। पिक्चर डिक्टेशन क्या है? जैसे मान लो पिक्चर बनी हुई है, बताइए क्या है ये, या ये क्या है बताइए। ठीक है, तो आप पिक्चर डिक्टेशन में क्या करेंगे? आप मुझे नाम देंगे कि ये एप्पल है, ये मैंगो है, तो इससे क्या है? शब्द भंडार विकसित हो रहे हैं ना, बिल्कुल हो रहे हैं। वर्ड मैप क्या है? कोई आपको मैंने वर्ड दे दिया, जैसे मैं बोलूं ट्री, तो ट्री के बाद आपको ट्री से क्या क्या याद आ रहा है ना, कोई शब्द दे दिया, उससे क्या क्या याद आ रहा है। देखो अल्फाबेट चार्ट या नहीं होगा ना, ये बहुत अच्छा नहीं है। अल्फाबेट केवल अल्फाबेट सिखा के क्या करेंगे? सबसे पॉजिटिव बताना था, राइट। सबसे क्या बताना है आपको यहाँ पे? सबसे पॉजिटिव बताना था कि सबसे पॉजिटिव क्या है, जिससे आप शब्दों को सिखा सकते हो, वोकैबुलरी ज्यादा सिखा सकते हो, है ना, ज्यादा लर्नर सेंटर्ड क्या क्या है। अल्फाबेट चार्ट भी करवाते हैं हम, लेकिन केवल इससे लेटर समझेगा ना, वर्ड नहीं समझेगा। अल्फाबेट चार्ट क्या है कि केवल वो लेटर समझ रहा है, ABCD समझ रहा है, तो ये बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, अगला है कौन सा इसमें से करेक्ट है? टाइप्स ऑफ असेसमेंट। 2 मेजर टाइप्स ऑफ असेसमेंट है, आपको पता है फॉर्मेटिव और समेटिव, 2 आपके असेसमेंट के टाइप है। विच वन इज करेक्ट? पहला है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट गोज ऑन कंटिन्यूअसली थ्रू द लर्निंग फेज, ये भी ठीक लग रहा है मुझे, तो पहला ही ठीक लग रहा है। और देखते हैं, समेटिव असेसमेंट इज डन बिफोर एंड ड्यूरिंग, तो ये गलत हो गया भाई, समेटिव तो बिफोर एंड ड्यूरिंग नहीं होता। ये किसकी बात कर रहा है? यहाँ पे क्या आएगा? फॉर्मेटिव आएगा। दिस इज क्या है? FA, तो ये गलत है। फॉर्मेटिव असेसमेंट फोकस ऑन द फॉर्म रादर देन फंक्शन, तो ये गलत हो गया। फॉर्मेटिव फॉर्म पे फोकस नहीं करता है ना, क्या करता है? समेटिव करेगा। यहाँ पे समेटिव असेसमेंट ऐसा असेसमेंट है जो ज्यादातर फॉर्म पे फोकस करेगा, मीनिंग रूल पे ज्यादा फोकस करेगा। समेटिव असेसमेंट इज ऑल अबाउट सम टोटल ऑफ एवरी फॉर्म ऑफ असेसमेंट थ्रू द ईयर। अब देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन ऐसे है ना विच कैन बी ट्रू, कि समेटिव असेसमेंट जो है वो सम टोटल ऑफ एवरी फॉर्म ऑफ असेसमेंट, सारे ही फॉर्म ऑफ असेसमेंट का ये थ्रू द ईयर है, तो ये हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा बेटर सही जवाब आपका 1 वाला बनेगा। ये वाला भी सही है, लेकिन ज्यादा करेक्ट क्या लग रहा है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो कंटिन्यूअसली चलता है हमारे हर एक लर्निंग फेज में, आप लगातार करते रहते हो ना, ड्यूरिंग है। समेटिव जरूरी नहीं है कि केवल एंड में कर रहे हैं ना, समेटिव में भी आप पता है आप वर्ष में 2 बार समेटिव ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू CBSE। 2 बार समेटिव होता है ना, जहाँ पे 30 मार्क्स का समेटिव हुआ, SA1 SA2, यानी ऐसा नहीं है कि आप प्रोग्रेस नहीं जांच रहे हो, है ना, जांचते जरूर हैं, लेकिन ये बहुत वैसा नहीं है कि जितने भी असेसमेंट के टाइप है सबका जोड़ना समेटिव है, ये गलत है। ठीक है, कौन सा इसमें से हेल्प नहीं करेगा? क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव यानी समावेशी क्लासरूम को अगर आप करना चाहते हो, विच विल नॉट हेल्प इन दैट केस।
तो मल्टीलिंगुअल अप्रोच को अडॉप्ट करेंगे, अच्छी बात है ना। मल्टीलिंगुअल अप्रोच क्या है, बच्चों की भाषा को यूज करेंगे, है ना। मल्टीलिंगुअल यानी बच्चों की सभी भाषाओं को सम्मान देंगे, उनको सपोर्ट देंगे, तो अच्छा है। हैविंग सम स्टूडेंट्स एंड मॉनिटर, देखो ये तो अच्छा नहीं लग रहा ना कि कुछ बच्चों को मॉनिटर बना दिया और इससे हम कहेंगे कि हमने इंक्लूसिव एजुकेशन पे बहुत फोकस किया है, विच इज रॉन्ग। पीयर ग्रुप इंटरेक्शन अच्छी बात है, करेंगे, फीडबैक करेंगे, टास्क देंगे, ठीक है, सारे ठीक है। पी को बी लिखता है, पी को बी लिखता है, ठीक है, 6 को 9 लिखता है, और अगर मान लो डॉग को गॉड लिख रहा है, तो ये कौन सा एरर है, डिसलेक्सिया, जो आपका क्या है, रीडिंग है ना, मतलब रीडिंग डिसऑर्डर है, कि अगर वो रीडिंग में पी को बी पढ़ रहा है ना, उल्टा पढ़ रहा है, तो ये क्या है, डिसलेक्सिया। और अफेजिया क्या होता है, अफेजिया क्या है, आपका स्पीच रिलेटेड। तो जो आपका स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर वो ढंग से बोल नहीं पा रहा है, प्रॉपर नहीं बोल पा रहा है, तो वो आपका क्या है, अफेजिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स, BICS, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, कौन दिया है इसको, जिम क्यूमिंस। जिम क्यूमिंस का नाम याद रखना, जिम क्यूमिंस ने BICS और CLP दिया है, दो कॉन्सेप्ट दिए हैं, कौन सा इसमें से होगा बताइए। डे टू डे नाम आ गया, देखो कीवर्ड आ गया डे टू डे। अगर आप डे टू डे कम्युनिकेशन के लिए डेली बेसिस पे किसी चीज को यूज करें तो आपका BICS हुआ, या फिर लैंग्वेज को सोशली यूज कर रहे हैं, या फिर यूज आ गया, या फिर कम्युनिकेशन आ गया, ये सब आपका क्या है, BICS है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तीनों चीजें जो है ये क्या है, ये तीनों ही CALP है। CALP यानी कॉग्निटिवली हायर ऑर्डर स्किल्स को सीख रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त चीजों को सीख रहे हैं, और इंटर लैंग्वेज यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। जो आपका CALP है, जब हम सेकंड भाषा को सीख रहे हैं तो कॉग्निटिवली ज्यादा हम सीखते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, कीवर्ड को पकड़ेंगे, आप वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर सकते हैं। देखो, अ टीचर टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज, टीचर जो है इंग्लिश सिखा रही है बच्चों को एज अ सेकंड लैंग्वेज टू हिंदी स्पीकिंग, इंग्लिश सिखा रही है हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट को, यानी बच्चे हिंदी बोलते हैं और वो इंग्लिश सीख रहे हैं, टारगेट भाषा क्या है, इंग्लिश है यहाँ पे। प्रोवाइड करती है उनको कॉन्टेक्स्ट, अब देखो वर्ड आ गया, पहला वर्ड क्या है, संदर्भ, उनको संदर्भ यानी रियल लाइफ सिचुएशन से सिखा रही है, अपॉर्चुनिटीज दे रही है, इंगेज कर रही है, संलग्न कर रही है, कन्वर्सेशन हो रहा है, यानी ये बड़े अच्छे अच्छे वर्ड आ गए। विदाउट टेलिंग देम रूल, रूल नहीं सिखा रही है, एक्सप्लिसिट रूल नहीं सिखा रही है, यानी जो भी सिखा रही है वो क्या सिखा रही है, इम्प्लिसिट सिखा रही है। इम्प्लिसिट यानी आंतरिक तरीके से बच्चे सीख रहे हैं, ठीक है। तो पहले एग्जाम्पल दे रही है, फिर बाद में रूल दे रही है, यानी बहुत अच्छा है सब कुछ यहाँ पे, है ना। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच यूज कर रही है, क्या यूज कर रही है, कम्युनिकेटिव अप्रोच। अब सारे कीवर्ड्स यहाँ लिखूंगी फटाफट से, इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। एक तो ये सारे कीवर्ड है, ये सब आपका कम्युनिकेटिव का कीवर्ड है, ठीक है। इसके अलावा याद रखना, अगर भाषा को कॉन्टेक्स्ट में सिखाया जाए, या टारगेट भाषा जहां ज्यादा यूज हो रही है, ठीक है, या फिर भाषा में आप देखेंगे कि एग्जाम्पल को पहले सिखाया जा रहा है, ठीक है, या फिर मीनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं किसी चीज को, या आ जाएगा भाषा का फंक्शन, तो आपका आंसर क्या बना, कम्युनिकेटिव। कम्युनिकेटिव सबसे लेटेस्ट मेथड है, ठीक है। और डायरेक्ट मेथड याद रखना, इसमें ओनली टारगेट भाषा यूज होती है। डायरेक्ट मेथड में कौन सी भाषा यूज होती है, ओनली टारगेट लैंग्वेज, ओनली टारगेट, यानी जो भाषा टीचर सिखाना चाहता है, जो उसकी लक्ष्य भाषा है, उसी भाषा में पढ़ाया जाएगा और किसी भाषा में नहीं पढ़ाया जाएगा। मदर टंग यूज बिल्कुल भी नहीं होता है आपका डायरेक्ट मेथड में। डायरेक्ट मेथड को क्या कहा जाता है, नेचुरल मेथड भी कहा जाता है, ठीक है, नेचुरल मेथड कहा जाता है इसको। और क्या कहा जाता है इसको, एंटी ग्रामेटिकल मेथड कहा जाता है, एंटी ग्रामेटिकल मेथड कहा जाता है, ठीक है। और क्या याद रख सकते हो, डायरेक्ट मेथड में कैसे सिखाया जाता है, ऑब्जेक्ट से ज्यादा सिखाया जाता है, ऑब्जेक्ट से हम क्या करते हैं, बच्चों को ज्यादा सिखाते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट मेथड में याद रखना, मेनली हम स्पीकिंग और लिसनिंग पे बहुत फोकस करते हैं, ठीक है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में क्या याद रखना है, GTM सबसे ओल्डेस्ट है। और क्या याद रख सकते हो, यहाँ पर वर्ड को ज्यादा सिखाया जाता है, ठीक है, और यहाँ पे रीडिंग और राइटिंग पे ज्यादा फोकस होता है, और इसको क्लासिकल मेथड कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, क्लासिकल मेथड कहते हैं। भाषा को कैसे सिखाया जाता है, डिडक्टिव यानी निगमन तरीका है इस भाषा को सिखाने का, रूल सिखाया जाता है। और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में याद रखना कि यहाँ पर केवल क्या यूज होती है, मदर टंग यूज होती है, केवल मदर टंग यूज होती है, नो टारगेट, टारगेट भाषा यूज नहीं होती है। ऑडियो लिंगुअल मेथड याद रखना, अगर आपको क्वेश्चन में आ गया ड्रिल आ गया, या किसी भाषा को रिपीट करके सिखाना, रिपीटिशन से सिखाना, ड्रिल से सिखाना, या बच्चे इमिटेशन से सीख रहे हैं, इमिटेशन से सीख रहे हैं, या बच्चे रीइंफोर्समेंट से सीख रहे हैं, बच्चे पुनर्बलन से सीख रहे हैं,
और अगर बिहेवियरिज्म आ गया, व्यवहारवादी, बिहेवियरिज्म से सीख रहे हैं, तो आपका ऑडियो लिंगुअल हुआ। ठीक है, ऑडियो लिंगुअल को और क्या कहते हैं हम, इसको आर्मी मेथड कहते हैं। ऑडियो लिंगुअल को क्या कहा जाता है, आर्मी मेथड भी कहा जाता है, जो वर्ल्ड वॉर के दौरान स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पर हम बहुत ज्यादा लिसनिंग और स्पीकिंग पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे जो ये वर्ड्स मैंने लिखे हैं ना, इनको लिख डालो कहीं पे, इनको कहीं लिख लो, सेव कर लो, समझ लो, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, सारे मेथड्स के बारे में बेसिक बेसिक बात हमने डिस्कस किया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। कौन सा इसमें से कम्युनिकेटिव का फीचर नहीं है? अब तो गलत मत करना है ना, अगर अभी तक नहीं आया तो इसका मतलब कि नहीं ढंग से सुना है आपने। पहला देखो क्या है, डिस्कवरिंग द रूल्स ऑफ ग्रामर। ठीक है ना, हम क्या करते हैं, इम्प्लिसिटली नहीं पढ़ाते। भाषा को कैसे सिखाया जाता है यहाँ पे, डिस्कवरी से, और इम्प्लिसिट भाषा को सिखाया जाता है। इम्प्लिसिट यानी आंतरिक तरीका है भाषा को सिखाने का, बहुत बहुत ज्यादा रटवा के हम नहीं सिखा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा है। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, यहाँ पे सामर्थ्य की भावना विकसित होती है। सामर्थ्य की भावना, कॉम्पिटेंस मतलब समझ रहे हो, सामर्थ्य, बच्चे के अंदर कितना क्षमता है, क्षमता बढ़ रही है उसकी। फोकस करेंगे फॉर्म पे, गलत हो गया, फोकस फॉर्म पे नहीं होता है, राइट, फंक्शन पे ज्यादा होता है। तो फंक्शन से कहाँ जाते हैं हम, फॉर्म पे जाते हैं। फंक्शन से फॉर्म पे जाते हैं, है ना। फॉर्म फॉर्म थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा ऐसा है, विच जॉनर ऑफ स्टोरीज आर द मोस्ट रेलिवेंट टू प्रोपागेट मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टीकल्चरलिज्म और मल्टीलिंगुअलिज्म को अगर आपको फोकस करना है तो किस चीज पे ज्यादा फोकस करोगे, साइंस फिक्शन पे करोगे, लेंदी टेल, लंबी लंबी कहानियां सुनाएंगे, फोक टेल यानी लोक कथाएं सुनाएंगे बच्चों को, या ऑटोबायोग्राफी सिखाएंगे? तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, फोक टेल, यानी जो लोक रिलेटेड कथा है ना, जो हमारी पारंपरिक पुरानी प्राचीन कथाएं हैं, हर बच्चे के स्टेट से रिलेटेड आपने उनको लोक कथाएं सुना दी क्लास में, ये क्या फोकस करेगा, कल्चर पे फोकस करेगा, और बच्चों की बहुभाषिकता को ये अच्छा करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा इसमें से फीचर नहीं है बच्चों के लिटरेचर का, जो बच्चों का साहित्य है, स्टूडेंट चाइल्ड लिटरेचर, यानी बच्चों का जो साहित्य है उसकी विशेषता क्या नहीं होगी। तो जब भी आप साहित्य की बात करते हो, बड़ा फॉन्ट होना चाहिए, फैमिलियर वर्ड होना चाहिए, अच्छी बात है। बड़े बड़े फॉन्ट होते हैं ना छोटे बच्चों की किताबों में, तो अच्छी चीज है। अट्रैक्टिव पिक्चर होनी चाहिए, एनिमल कैरेक्टर होना चाहिए, तो ये नहीं होगा, एक्सप्लिसिट नहीं होगा, है ना। हमेशा मॉरल वैल्यूज कैसे सिखाएंगे, इम्प्लिसिट सिखाएंगे। तो ये इम्प्लिसिट बड़ा पॉजिटिव वर्ड है, याद रखिएगा। इम्प्लिसिट यानी आंतरिक तरीका है आपका। एक्सप्लिसिट यानी वैसे नहीं कि सामने से आप उनको कह रहे हो, हाँ बच्चों ये हमने सीखा है आज की स्टोरी में। आंतरिक तरीके से कहानियों में मॉरल वैल्यूज होने चाहिए, है ना, सामने से लिख करके या कहीं उनको परिभाषा दे करके नहीं सिखाएंगे, यानी एक्सप्लिसिट नहीं है, इम्प्लिसिट है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा इसमें से मेजर डोमेन नहीं है भाषा लर्निंग का। तो आसान क्वेश्चन है, लर्निंग के 3 डोमेन है, ब्लूम्स टेक्सोनोमी 1956, कॉग्निटिव डोमेन पे काम किया, फिर अफेक्टिव डोमेन आया जो भाव फीलिंग से रिलेटेड है। तो अफेक्टिव डोमेन जो हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाओं से रिलेटेड है। साइकोमोटर जो हमारे मोटर एक्टिविटीज या हमारी शारीरिक फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड है। कॉग्निटिव जो हमारी मेंटल एक्टिविटी, हमारे माइंड से रिलेटेड है। और सोशो कल्चरल यहाँ पे कोई भी लर्निंग का डोमेन नहीं है। ठीक है, सो ये हो गए हमारे आज के 30 क्वेश्चंस। आई होप नाउ दिस क्लास हेल्प्ड यू टू अंडरस्टैंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एंड मिलते हैं अगली क्लास के साथ। अगला प्रैक्टिस सेट हम डिस्कस करने वाले हैं, और कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये सीरीज, इस सीरीज के अंदर और भी चीजें हैं। एंड इन केस ऑफ एनी अदर क्वेश्चंस, इफ यू हैव कोई डाउटफुल क्वेश्चन रह जाता है, कुछ समझ नहीं आया, कोई वर्ड नहीं आया, एनीथिंग, इफ यू वांट टू गिव मी, फील फ्री टू गिव मी एनी काइंड ऑफ सजेशंस। एंड मिलते हैं फिर अपने अगले क्लास के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। जो भी लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे, बहुत सभी को हेल्प मिले इन क्लासेस से। सो यही मैं आप लोगों से कहूँगी, अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।